आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बीटा फंक्शंस की डेफिनेशंस देखी और बीटा फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ये होगा कि जो बीटा फंक्शन है, एक डेफिनेशन तो हमें पता है कि बीटा फंक्शन इंटीग्रेशन 0 to 1 और एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन क्या कोई और तरीका भी है क्या बीटा फंक्शन को डिफाइन करने का? तो उनमें से जो पहला मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमें पता है। बीटा एम एन होता कितना है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 डिवाइडेड बाय नहीं होता, वो अब आने वाला है, डिवाइडेड बाय आने वाला है। अभी उसको नहीं लिखते हैं, अभी ओरिजिनल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू 1 प्लस वाई, 1/1 प्लस वाई। तो जब भी आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट का ज़रूर ध्यान रखें। लिमिट का ध्यान रखें कि x वेरी कर रहा है तो नया वेरिएबल कितना वेरी करेगा। तो जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और जो अगर x बड़ा होगा तो y छोटा होगा, x छोटा होगा तो y बड़ा होगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एज्यूम x किसकी तरह बढ़ रहा है? 0 की तरह बढ़ रहा है, तो y को इन्फाइनाइट की ओर टेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो x 0 नहीं होगा। ऐसे ही when x इक्वल टू 1, अगर x 1 हो गया, इस एक्सप्रेशन में x 1 हो गया, तो y भी कितना होगा? 1 होगा, y 0 होगा, सॉरी। ये एक इक्वेशन मिलेगी आपको, 1 इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई को आप इस साइड ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 मीन्स वाई इक्वल टू 0। इसलिए हमारा जो बीटा फंक्शन है, बीटा एम एन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू 0 1/1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1। उसके बाद कितना बचेगा? 1 माइनस 1/1 प्लस वाई। सिंपली x की जगह 1/1 प्लस वाई रख रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यू n माइनस 1। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है माइनस ऑफ 1/1 प्लस वाई होल स्क्वायर और डी वाई। इस माइनस साइन को आप यहाँ से बाहर भेज सकते हैं इंटीग्रल के। और आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर लिमिट्स इंटरचेंज की जाए तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो साइन इसके साथ एडजस्ट कर लीजिए, इसको 0 टू इन्फाइनाइट कर दीजिए। तो जो इंटीग्रल अब आपके पास है वो है 1/1 प्लस वाई टू द पावर m माइनस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो ये इक्वेशन है, 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और -1, तो केवल y बचा रहेगा, y/1 प्लस वाई। और y की पावर भी n माइनस 1 हो जाएगी, इसकी पावर भी n माइनस 1 हो जाएगी। इसके बाद जो बचा है वो है 1/1 प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, कोई चेंज नहीं, y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर। तो सबका प्रोडक्ट है, तो सारे एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, m प्लस n। और जो ये -1 है, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इतना आंसर मिल जाएगा। पर आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होती नहीं है अगर आप वेरिएबल को चेंज करें। तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n
dx। तो ये वैल्यू किसकी है? बीटा एम एन की है। अगर आप बीटा एम एन की जगह बीटा एन एम लिखते हैं या लिखें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एम एन में एन बाद में आ रहा है तो वो एन ऊपर आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा? एम ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन। पर हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो ये है कि बीटा फंक्शन जो है सिमेट्रिक होता है। मतलब बीटा एम एन की वैल्यू उतनी होती है जितनी बीटा एन एम की होती है, इसलिए बीटा एम एन की वैल्यू ये भी होगी। आप लिख सकते हैं सिंस बीटा एम एन कितना होता है? बीटा एन एम होता है। वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आसान लग रही थी, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। हेंस बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के बेस पे आपको मैं इस प्रॉपर्टी के क्विक एप्लीकेशन के लिए मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जिन्हें मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप इन्हें प्रूव करके दिखाओगे। प्रूव क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 डी एक्स। और साथ ही में आप m और n दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और दूसरा वन मोर एक्सरसाइज जो आपके लिए दे रहा हूँ मैं, एक्सप्रेस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स और इसकी पावर m प्लस n डी एक्स इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। इसमें ऑफ कोर्स एफ और एन एम और एन दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। एडिशनली ए भी ग्रेटर देन 0 है और बी भी ग्रेटर देन 0 है। आप देखिए कहाँ यूज हो रहा है, ए बी एम एन कहाँ यूज हो रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे तब आप जान जाओगे। तो ये दो एक्सरसाइजेज आपको करनी है। मैं आपको कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस बताता हूँ। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, हमको पता है बीटा एम एन कितना होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब मैं थोड़ा वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, इससे फंक्शन की वैल्यू पे असर पड़ता नहीं है। 1 प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन डी वाई। बीटा फंक्शन को कई तरीक़ों से कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। उनमें से एक फॉर्म और ये है जो मैं लिखने वाला हूँ। इस राइट हैंड साइड को लिखिए आप। ये राइट हैंड साइड क्या है? एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू इनफाइनाइट। इसको मैं 0 टू इनफाइनाइट नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई टू द पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट वाई टू द पावर एम माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन डी वाई। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की कि आप जब भी लिमिट है उस लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इस पहले वाले को आप I1 बोल सकते हैं, इसको आप I2 बोल सकते हैं। तो बीटा एम एन जो है वो I1 प्लस I2 है। आप अब क्या कीजिए, पुट x इजक्वल टू, यहाँ पे y है तो y इजक्वल टू 1 बाई एक्स इन I2। मैं I2 की अलग से वैल्यू निकाल के देखना चाह रहा हूँ कि कितनी है। तो y की जगह मैं 1 बाई एक्स रख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो लिमिट आप ध्यान से रख लीजिए, इसकी लिमिट 1 है। तो इफ़ y इजक्वल टू 1 तो x इजक्वल टू 1 ही होगा। एंड अगर y इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है
वाई इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है तो एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा, मीन्स वाई इन्फाइनाइट होगा तो एक्स कितना होगा, जीरो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई टू कैसा दिखता है, इंटीग्रेशन सबसे पहले इन्फाइनाइट जो ये वन है, आपने यहाँ पे देखा ये वन नीचे ऐसे ही रहेगा क्योंकि जब वाई वन है तो एक्स भी वन है, लेकिन जब वाई इन्फाइनाइट है तो एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो आई टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब जो पूरा फंक्शन है वो कैसे चेंज हो जाएगा, वन अपॉन एक्स टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एम प्लस एन, और डी वाई कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, फिर से वही रूल, अगर लिमिट इंटरचेंज करते हैं आप तो साइन भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में माइनस है, इसको बाहर भेज दीजिए और लिमिट भी इंटरचेंज कर दीजिए, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे। अब आगे क्या मिलने वाला है आपको, ये एक्स की पावर एम प्लस एन होगी जो सबसे ऊपर आएगी, लेकिन एम माइनस वन पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक्स की पावर जो है केवल एन माइनस वन बची रहेगी, और नीचे कितना वन प्लस एक्स बचा रहेगा, और पावर एम प्लस एन तो है ही, और डी एक्स। ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे हुआ क्या है, जो एक्स की पावर है वो एम प्लस एन सबसे ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा एक्स की पावर एम माइनस वन से, और एक्स स्क्वायर भी है तो प्लस टू से, तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस टू से, मीन्स एम प्लस वन से। तो एम प्लस वन से जब ये पावर डिवाइड हो जाएगी तो एन माइनस वन बच जाएगा जो कि हमने लिखा हुआ है। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो बीटा फंक्शन के बहुत करीब है, इसकी वैल्यू काफ़ी नज़दीक है बीटा फंक्शन के। तो हमारा जो बीटा एम एन है वो होता कितना है, वो होगा आई वन प्लस आई टू। आई वन कितना है, इंटीग्रेशन जीरो टू वन, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल था, वाई टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन डी वाई, ये पहला इंटीग्रांड है, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन कितना है, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। पर आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर आप वेरिएबल को चेंज कर भी लेते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि लिमिट सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं आप इन्हें, तो कितना हो जाएगा, एम माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। तो ये भी एक फॉर्म होती है, ये बीटा फंक्शन की एक फॉर्म होती है। बीटा फंक्शन की आपने एक वैल्यू तो शुरू में पढ़ ली थी, दूसरी पहले पढ़ ली, ऐसे भी बीटा फंक्शन को आप लिख सकते हैं, सम ऑफ टू फंक्शन और फिर उनका इंटीग्रेशन। चलिए अगली फॉर्म पर काम करते हैं, देखते हैं अगली फॉर्म कितनी आती है। फॉर्म नंबर थर्ड फॉर्म क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता ही है, एक बार फिर से लिख लीजिए, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनाइट, जो अभी पढ़ा है हमने, एक्स टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये बीटा एम एन की अभी हमने ये डेफिनेशन देखी थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ए वाई बाई बी। तो अगर आप ऐसा रखोगे तो डी एक्स कितना हो जाएगा, ए बाई बी डी वाई,
और लिमिट ज़रूर चेक करें। जब भी आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि जैसे बदलेगा तो लिमिट भी बदल जाएगी। अगर x 0 की ओर बढ़ रहा है, मान के चलो x 0 है, तो y भी 0 होगा। एंड मान के चलो x इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, तो y भी इन्फाइनाइट की ओर बढ़ेगा, क्योंकि x और y प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक घटेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। तो इस चेंज के साथ जो बीटा फंक्शन है mn ऊपर डिफाइंड है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट। थोड़ा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, a और b सारे जो हैं जितने हैं आपके पास, आप चाहें तो बाहर भेज दें एक ही बार में, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक बार सारे लिख लीजिए। a टू द पावर, क्योंकि x टू द पावर m-1 है, तो x की जगह कितना रखने वाले हम, a y बाई बी। तो a टू द पावर m-1 y टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर m-1। ये तो x टू द पावर m-1 हो गई, और नीचे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स कितना होगा, 1 प्लस ए वाई बाई बी। आप चाहे से b प्लस ए वाई बाई बी भी लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस n, और dx कितना है, a बाई बी dy। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट, देखिए a टू द पावर m-1, आप चाहें तो एक एक करके बाहर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे एक स्टेप यहीं पे रुक जाइए। y टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर m-1, और यहाँ नीचे क्या मिलेगा, b प्लस ए वाई टू द पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई b टू द पावर m प्लस n, और a बाई b dy। तो आगे सिंप्लीफाई अब इसे किया जा सकता है, ये सब से ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए a की पावर कितनी आ रही है, a की पावर m-1 सबसे टॉप में वैसे भी है, और एक पावर ये दे देगा, तो टोटल a की पावर m आ जाएगी। इसके बाद b की पावर कितनी है, b की पावर m प्लस n सबसे ऊपर आ जाएगी, तो b की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। लेकिन नीचे एक पावर b की पावर m-1 से कैंसिल हो जाएगी, साथ में एक b और है +1, तो b की पावर केवल n बची रहेगी। और इसके बाद इंटीग्रेंड जो भी है, 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट y टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाई b प्लस ए वाई टू द पावर m प्लस n dy। तो अब आप जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड भेज सकते हैं। तो फाइनली क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट y टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाई ए वाई प्लस बी टू द पावर m प्लस n dy इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m b टू द पावर n बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n। आप चाहे यहाँ पर करें चाहे यहीं पर छोड़ दें, ये इंटीग्रल भी खुद में क्या बताता है, बीटा फंक्शन की वैल्यू, और ये भी बताता है। इसमें हमने इंटीग्रल को एक साइड रख लिया है और सारी कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। चलिए अगला करते हैं, जो शायद 4th नंबर है आज। अभी अभी जो फॉर्मूला हमने ऊपर पे डिराइव किया हुआ है, आप उसमें y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखिए। पुट y इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। dy कितना होगा, सबसे पहले तो 2 tan थीटा होगा। अब tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स हो जाएंगी, अगर y 0 की ओर बढ़ रहा है, y इक्वल टू 0, तो tan थीटा 0 तब होता है जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, और y इन्फाइनाइट होगा तो थीटा π/2 होगा। तो जो ऊपर का इंटीग्रल है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ।
आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन टू द पावर 2m - 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n - 1 थीटा डिवाइडेड बाय a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर m + n इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन था। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, एक बार मैं इसे पूरा लिख लेता हूँ, bn बीटा ऑफ mn। ये कैसे हुआ ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप सिंपली क्या कीजिए, y की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखिए। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद जितने कैंसिल हो रहे हैं सबको कैंसिल कीजिए और रीअरेंज कीजिए, यहाँ पे d थीटा आएगा, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। बीटा फंक्शन को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, तो उनमें से एक और तरीका फिफ्थ वन में फिर से आप क्या कीजिए, डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। बीटा ऑफ एम एन कितना होता है, बीटा ऑफ एम एन बाय डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 y टू द पावर m - 1 1 - y टू द पावर n - 1 dy। इस बार अब आप क्या कीजिए, नया ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, पुटिंग y इक्वल टू x - b डिवाइडेड बाय a - b। तो क्या मिलेगा आपको, सो दैट सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन dy इक्वल टू 1/a - b तो आएगा ही आएगा, साथ ही में dx आ जाएगा। और साथ ही आप लिमिट भी ज़रूर चेक कर लीजिए, लिमिट्स आप कभी भी भूलिए नहीं, क्योंकि जैसे आप वेरिएबल चेंज करते हैं लिमिट भी चेंज होती हैं। अगर y इक्वल टू 0 होता है, मान के चलिए y इक्वल टू 0 है, तो y 0 तभी होगा जब x इक्वल टू b होगा। जैसे x इक्वल टू b होगा y खुद ही 0 हो जाएगा। एंड दूसरी लिमिट भी निकाल दीजिए, अगर मान के चलिए y इक्वल टू a है, सॉरी a इक्वल टू a नहीं है, यहाँ पे 1 है, y कितना है 1 है, तो ये 1 कब होगा, जब x - b इक्वल टू a - b होगा, और b भी कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू स्मॉल a मिल जाएगा। तो जो फंक्शन है बीटा एम एन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अब चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, 0 पे b और ऊपर a। y की पावर कितनी हो जाएगा, x - b डिवाइडेड बाई a - b टू द पावर m - 1। इसके बाद 1 - y बचा है, इसको भी लिखिए, 1 - x - b डिवाइडेड बाई a - b टू द पावर n - 1 एंड dy इक्वल टू 1/a - b dx। अब आप क्या कीजिए, a - b की जितनी भी पावर है उनको एक साथ रख दीजिए। ऊपर x - b टू द पावर m - 1 को आप सेपरेट लिख लीजिए, नीचे a - b टू द पावर m - 1 हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे a - b की एक पावर यहाँ से भी है, इसलिए आप इस 1 पावर को हटा सकते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a - b - x - b, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अलग से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें वैसे सीधे हो जाना चाहिए, और डिवाइडेड बाई a - b, और ये b एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये प्लस b हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस है, ये b और b कैंसिल, तो a - x ही बचा रहेगा। उसे आप लिखिए a - x टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाई a - b टू द पावर n - 1 dx। अब सारी a - b टू द पावर जितनी भी आ रही हैं उन्हें आप इंटीग्रेशन से बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और चाहें तो आप अंदर भी रख सकते हैं, b a x - b टू द पावर m - 1
ए माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये मैंने अलग से किया हुआ है, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन। ये वैल्यू है बीटा एम एन की। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है गामा फंक्शंस। गामा फंक्शन, या इनको ही कहते हैं ऑयलेरियन इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड, या द सेकंड लिखना ज़्यादा अच्छा है, द सेकंड काइंड। गामा फंक्शन भी एक प्रकार का इंटीग्रेशन ही है। इसे ऐसे लिखते हैं गामा ऑफ एन, ये ब्रैकेट भी लगा लीजिए, गामा ऑफ एन। और इसकी वैल्यू कितनी डिफाइंड होती है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, और इसमें n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जैसे बीटा फंक्शन के केस में था। बीटा फंक्शन के केस में m और n दोनों ग्रेटर देन 0 थे, यहाँ पे केवल एक n है तो वो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, 0 टू इनफाइनाइट को गामा फंक्शन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इनका यूज कहाँ होता है, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बीटा फंक्शन पढ़ लिया, गामा पढ़ लिया, तो यूज कहाँ होता है वो हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि कैलकुलस के आने वाले लेक्चर्स में इंटीग्रेशन में जहाँ आप कर्व की लेंथ निकालेंगे उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे वहाँ इंटीग्रल्स आएंगे तो कुछ इंटीग्रल्स डिफ़िकल्ट होंगे तो हम तुरंत गामा फंक्शन से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ की बीटा फंक्शन से निकाल लेंगे। रेक्टिफिकेशन ही नहीं, आप सिंगल इंटीग्रल पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल्स भी पढ़ेंगे। तो डबल में आप सरफेस निकालेंगे, ट्रिपल में आप वॉल्यूम निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि कई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स जो आ रहे हैं उनको आप बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे बीटा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी पहले बताई मैंने, वो सिमेट्रिक होता है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं क्या बोल रहा हूँ, टू प्रूव जो गामा ऑफ n प्लस वन होता है वो हमेशा n टाइम्स गामा ऑफ n होता है, इसमें n ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब n प्लस वन गामा n में लिखा जा सकता है, तो गामा n को गामा n माइनस वन में लिखा जा सकता है, गामा n माइनस वन को गामा n माइनस टू में लिखा जा सकता है। तो ये तो लगातार घटता रहेगा। इसका मतलब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ये पहला मान लो, ये सेकंड मान लो, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n कितना निकल जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। n इसमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से इसका प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रूफ देखिए, गामा ऑफ n प्लस वन कितना होता है, डेफिनेशन से जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है 0 टू इनफाइनाइट, गामा ऑफ n कितना होता है, n माइनस वन हो जाता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, गामा ऑफ n में कितना पावर एक घट जाती है, n माइनस वन आता है। ठीक है, तो गामा ऑफ n प्लस वन में कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन x की पावर कितनी रह जाएगी, n रह जाएगी dx, n प्लस वन में एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कीजिए। मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर n dx, नहीं dx अभी नहीं आएगा, dx लास्ट में आएगा, x टू द पावर n e टू द पावर माइनस एक्स dx, इतना लिखा जा सकता है। अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए। तो बाय पार्ट्स आप इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और 0 टू इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट जो छूट गया है,
कितना होता है डी यू बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एक्स टू द पावर एन है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स का होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स एक निगेटिव साइन के साथ, उसको आप बाहर भेज सकते हैं, और डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप पहले वाले फंक्शन को कंफ्यूज मत कीजिए। पहला वाला फंक्शन कितना है, एक्स टू द पावर एन, माइनस साइन को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, ये है 0 टू इनफाइनाइट, चाहे तो माइनस बाहर रख लीजिए, पर अभी माइनस भूल जाए थोड़ी देर के लिए। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अगर x इनफाइनाइट है तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसी फॉर्म्स को हम इनडिटरमाइनेट फॉर्म बोलते हैं, जिन्हें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैलकुलस के कोर्स में। तो कैसे निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x टू द पावर n बाई ई टू द पावर x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा। इनडिटरमाइनेट फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो लॉपिटाल का रूल लगेगा, और लॉपिटाल का रूल जब लगेगा तो आप ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप ऊपर तो कितना मिल जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और नीचे कितना बार रहेगा ए टू द पावर एक्स। अब एक बार करने में पावर एक कम हो गई, दो बार करोगे आप, तीन बार करोगे, जैसे ही एन टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट होने के बाद वो बदलेगा नहीं, लेकिन नीचे कितना होगा कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट, और जो कितना होता है 0। इससे आगे आप खुद करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू। फिर से कीजिए, करते रहे जब तक x चला ना जाए, फाइनली x चला जाएगा, ऊपर एन फैक्टोरियल बचा रह जाएगा, और जो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x है। या चलिए मैं लास्ट वाला स्टेप लिख लेता हूँ, लास्ट में जब आप लगातार करते रहेंगे तो कितना मिल जाएगा लिमिट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मुझे जो x टू द पावर n की वैल्यू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x इनफाइनाइट पे निकालनी थी, तो मैंने लिमिट क्यों ली फिर, और इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसका मतलब वो नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो x टू द पावर n डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x है, दोनों इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, ऊपर भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, नीचे भी इनफाइनाइट की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला इतनी तेजी से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है कि उतनी तेजी से ऊपर वाला नहीं बढ़ पाता है, जिस कारण से ये रेशियो लगातार छोटा 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 होता रहता है। और जैसे ही आप n को इनफाइनाइट की ओर टेंड करते हैं, ये तो बढ़ता ही है आगे, लेकिन इतना स्लो बढ़ता है इसकी कंपैरिजन में कि उसे आप 0 मान सकते हैं। अगर आप नहीं समझे तो n इक्वल टू 1 एग्जाम्पल लेकर के चले, जैसे x अपॉन ई टू द पावर x है, e की वैल्यू लगभग कितनी होती है 3 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कितना है x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x, ऑलमोस्ट 3 की पावर x के आसपास है ये, ठीक है। समझने के लिए अगर x 1 है समझने के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 1 बाई 3 टू द पावर 1, मान के चलिए x की वैल्यू 5 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 3 टू द पावर 5, तो ऑलमोस्ट 243 के आसपास इसकी वैल्यू होती है लगभग। तो आप देखिए x 1 से 2 पे गया, ये नीचे का कितनी तेजी से सीधे 1 से 5 पे गया, सॉरी, नीचे का सीधे 250 तक पहुंच गया। देख लो कितना छोटा हो गया ये 1/3 मतलब ऑलमोस्ट 33% था, लेकिन ये 1% भी नहीं रह गया है, ये इतना छोटा हो गया है। जैसे x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 3 की पावर भी लगभग 10 हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इस चीज़ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ई टू द पावर x इतनी तेज़ी से बढ़ता है, शुरू में थोड़ा स्लो बढ़ता है, उसके बाद इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि उतना तेज़ लगभग कुछ नहीं बढ़ता है। तो जैसे आप इसमें x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x में देख रहे हैं, e की वैल्यू मैंने 3 ली है, जो कि 3 से थोड़ा कम होती है, लेकिन कोई बात नहीं समझने के लिए। तो इसका मतलब यही होगा, ये ई टू द पावर x इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि x उतना नहीं बढ़ पाएगा, और उनका जो रेशियो है वो 0 की तरफ बढ़ेगा, उन नंबर्स का रेशियो 0 की तरफ बढ़ेगा। सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर x टू द पावर n, x टू द पावर n भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकता, x टू द पावर n भी एक पॉलिनोमियल है, जितनी तेज़ी से
ई टू द पावर एक्स बढ़ता है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता रहता है तो ये फ्रैक्शन छोटी होती रहती है। छोटी होते होते होती जितना एक्स बढ़ता है ये जीरो के उतने करीब जाने लग जाता है। तो इसलिए जैसे एक्स इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो ये जीरो पे चला जाएगा, हम ये मानते हैं। इसका अर्थ आप ये मत ले लीजिए कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो ली है। तो अगर आप समझ गए हैं कि मैंने इनफाइनाइट पे वैल्यू कैसे कंप्यूट की है, ये अलग से रफ वर्क है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर चलो मैं अभी पेज ऊपर नहीं करता हूँ, एक बार इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले वाली की वैल्यू एक्स टेंस टू इनफाइनाइट के केस में भी जीरो है, और एक्स अगर जीरो हो गया तो जीरो बाई वन जीरो, तो पूरा जीरो ही है। पहले की वैल्यू जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, एन कॉन्स्टेंट है उसे बाहर भेज सकते हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, गामा ऑफ एन प्लस वन की। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसकी है, एन तो बाहर आ चुका है लेकिन ये वैल्यू गामा ऑफ एन की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एन प्लस वन को हमने गामा एन में लिख लिया, तो गामा एन को हम फिर से एन टाइम्स गामा एन एन माइनस वन टाइम्स गामा एन माइनस वन लिख सकते हैं। सेम टू सेम रूल, कीप अप्लाइंग। इसका मतलब क्या होगा, एन गामा एन कितना होना चाहिए, एन माइनस वन टाइम्स गामा एन माइनस वन, और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो एज्यूम करके चलिए, एज्यूम पार्ट वन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। फॉर पार्ट टू आप क्या एज्यूम करके कीजिए, एन इज नेचुरल नंबर, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने नेचुरल नंबर ले लिया है। एन अगर नेचुरल नंबर है तो गामा ऑफ एन प्लस वन कितना हो जाएगा, गामा ऑफ एन ही कह दीजिए। गामा ऑफ एन कितना हो जाएगा, एन माइनस वन टाइम्स गामा एन माइनस वन, वो हो जाएगा एन माइनस टू टाइम्स गामा एन माइनस टू, वो हो जाएगा एन माइनस थ्री टाइम्स गामा एन माइनस थ्री, और ये घटते घटते थ्री टू और गामा ऑफ वन आ जाएगा लास्ट में, वन टाइम्स गामा ऑफ वन। तो अब क्वेश्चन इस बात पे आता है कि गामा ऑफ वन कितना होता है। गामा वन की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो हम इस पूरे फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो गामा वन निकालने के लिए हम गामा वन अलग से निकालेंगे। गामा ऑफ वन, नाउ गामा ऑफ वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर वन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स और एक माइनस साइन आएगा, जीरो टू इनफाइनाइट। अगर एक्स इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है तो ई टू द पावर माइनस एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा, और एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो ये वन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन एक माइनस साइन, आप चाहे तो पहले माइनस को बाहर भेज लो, ये कितना हो जाएगा, एक बार ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट लिखना गलत भी है लेकिन फिर भी एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं आप। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू इतनी, ये तो जीरो होती है क्योंकि ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, वन अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हुआ तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो, और इसकी वैल्यू वन होती है। तो ये माइनस वन प्लस वन हो गया तो ओवरऑल वैल्यू वन। इसका मतलब गामा फंक्शन की वैल्यू, गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, वन, और गामा वन की वैल्यू वन होती है तो हमारा काम हो गया। गामा ऑफ एन कितना होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लगातार यूज करेंगे, कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल एन माइनस वन फैक्टोरियल बन गया। अगले लेक्चर में सबसे पहले तो हम गामा फंक्शंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं। जैसे इसके ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे फिर हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में देखेंगे एक मज़ेदार रिलेशन है। बीटा फंक्शन को आप गामा फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं और गामा को बीटा के। जैसे ही वो हो गए तो हमारे पास दोनों टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी, और फिर लास्ट में हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। थैंक यू।